हाँ, आज हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, क्यों इसमें इनकम को किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है, एटसेट्रा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंट होते क्या है तो देखिए और क्या किया जाता है इस पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मिस्टर एक्स से जिनके पास एक शोरूम है या एक दुकान चल रही है, मैं टेलरिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूं, टेलर है और टेलर का वर्क करते थे। धीरे धीरे फैशन चेंज हुई, टेलर थे, नाम चलता था, आप देख लीजिए 1970 से लेकर और 2010 तक, 5 तक के दशक में 2005 तक पैंट शर्ट की अच्छी डिमांड हुआ करती थी, हर एक व्यक्ति पैंट शर्ट पहना करता था। धीरे धीरे चलन चेंज हुआ और जींसों पे आगे। मैं अगर इसकी बात करूं तो 1995 से ही हमारे सबसे ज्यादा जिनसे मार्केट में रनिंग में आने लग गई और लगभग 98, 99 तक पूरी तरह से हमारे व्यक्ति इसमें कन्वर्ट होने लग गए। और इससे पहले जब देखा था तो बच्चा भी पैंट शर्ट निक्कर एटसेट्रा बनवाता था, टेलर के पास जाता था और कपड़े बनाते थे। और कपड़े में भी आप देखिए कि टाइम लगता था। आप अगर आज कपड़ा डाल के आए तो वो कटिंग दे देता था, आपको लगा के दे देता था, 5 दिन बाद आपको वो कपड़ा मिलता था, 10 दिन बाद आपको वो बनाकर देता था। उसमें भी अपने दिमाग में पता ही कौन कौन से फोटो चलते थे, उसमें भी दो बार तो पूछने चले जाते, भाई साहब बन गया क्या, देखे दिखाना थोड़ी सी भी बनी है। तो ये हमारे दिमाग में लालसा रहती थी कि कब बनकर तैयार आएगा, कैसी फिटिंग आएगी एटसेट्रा। जब तक वो घर में नहीं आता था तब तक हम क्या करते थे, उसके दिमाग में बनाए रखते थे कौन से कलर का है शर्ट, कौन से कलर का पैंट है, उस स्लिप को बार बार देखते रहते थे। और जब लेके आते थे एक बार पहनने के बाद तब संतुष्टि होती थी, फिटिंग सही है तो अब मेरे लिए। तो उसके लिए 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे और उस टाइम को टेलर का अच्छा रौनक चलता था। एक ही टेलर के पास 5-5, 10-10 वर्कर हुआ करते थे जो वर्क करते थे। और सीजन में तो 15-15 दिन की डेट, 20-20 दिन की डेट मिलती थी, कभी कभी तो 1-1 महीने की डेट मिलती थी पैंट कोट शर्ट एटसेट्रा तैयार होने में। तो ऐसी कंडीशन के लिए इन्हें जब रखा गया डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट में अब इन्होंने क्या किया, सीजन अच्छा चल रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, सारी चीज हुई। धीरे धीरे जैसे 99 का दशक स्टार्ट, वो 2000 स्टार्ट हुआ और टेलर डिपार्टमेंट खत्म होता चला गया। आज सिर्फ गिने चुने व्यक्ति ही टेलर के पास जाते हैं। यूं मान लीजिए जहां 100 व्यक्ति पर डे जाते थे, अब पर डे वो घटकर आपके 3 से 4 व्यक्ति तक हो गए हैं, जो पुराने कस्टमर हैं या जिन्हें शादी वगैरह की फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, कोट पेंट वगैरह है, तो इसी के लिए अब जाने लग गए। धीरे धीरे टेलर ने देखा कि अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो गया, अब इस खर्चे को कैसे कवर किया जाए, दुकान बड़ी है, सारी चीज है, तो इन्होंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। इन्होंने कहा क्योंकि अब जो कस्टमर आता था पहले नाप दे गया कि यार भाई साहब कल आता हूं, कपड़ा लेके आता हूं और मैं, आप तो मुझे नाप ले लो, कपड़ा मैं कल डाल जाऊंगा, इधर से निकल रहा था दे दिया। अब 1-1 महीना लग जाता था उस बंदे को इधर आने में। तो इन्होंने कहा कि यार ये दिक्कत भी खत्म, अपन क्या करते हैं इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, इस दुकान के 2 टुकड़े किए। एक दुकान में इसने क्या डाल दिया, कपड़े का, और एक में आपका क्या रह गया, टेलरिंग का। एक में क्लॉथ का हो गया, एक में आपका टेलरिंग का रह गया। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट, अब कोई कस्टमर आता, नाप दिया और साथ में कहते भैया ऐसा कर, इस साइड जा और कपड़ा भी पसंद कर ले, लाने की जरूरत नहीं है, यहीं का यहीं ले और हम उसको बनाकर दे देंगे। तो ये साथ का साथ इधर से इधर लिया और ये हो जाता था। धीरे धीरे ये भी चलता रहा। दशक हुआ 2010 के आसपास पहुंचे, धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस क्या हुआ, 5-7 साल 8 साल तो कपड़ों में से कुछ कटने के बाद बचे रह जाते थे। जैसे किसी थान में 2 मीटर बचा रह गया, किसी में 5 मीटर बच रहा है, किसी में 15 मीटर बच रहा है। फैशन जाती जा रही है, कपड़े की डिजाइन जाती जा रही है, तो नए कपड़े आ रहे हैं। कपड़ों में भी अलग अलग तरह के आते हैं, लीलन के, कोई किसके हैं, कोई जालीदार है, कोई किसी तरह का, अलग अलग तरह के कपड़े आते जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड खत्म होती जाती है, नए फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े आते हैं, तो वो कपड़े इनके पास स्टॉक में हो गए। अब ये क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, यार क्या करना है, वर्कर भी हमारे पास 10 के 10 बैठे हुए, 1-2 वर्कर आपके इधर आ गए, 6-8 का वर्कर, काम इतना रहा नहीं, इनको कैसे कवर करना है, जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको चलाए रखना भी है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करूं
ये जो कपड़े मेरे पास बचते हैं या चलन से खत्म हो गए, इनके कोट पेंट शर्ट बनाकर चालू कर दूं, शर्टें बनाऊं, पेंट बनाऊं और बने बनाए रेडीमेड बनाकर बेचना चालू करूं, क्योंकि सीजन किसका चालू हो गया, रेडीमेड का। कोई वेट नहीं करता और उस रेट में भी नहीं करता। तो इसने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा और आपका साइड में बनाया और इन्होंने इसको क्या कर दिया, शोरूम बना दिया। ये आपका कौन सा हो गया, शोरूम का कर दिया और टेलरिंग डिपार्टमेंट इन्होंने यहां कर दिया। अब वर्कर जो इनके 4-5 थे उनको शोरूम में डाल दिया, 2-3 वर्कर को इधर डाल दिया और बाकी टेलरिंग का तो काम सारे मिलकर कर ही लेते थे। जब आते हैं तो शोरूम को भी संभाल लेते हैं। यहां से कपड़ा बनता, बचता, उस कपड़े को टेलरिंग डिपार्टमेंट में डालते, अपने अकॉर्डिंग फिटिंग करी, नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर एटसेट्रा की शर्ट पेंट जो बनाई और उनको शोरूम में डालने लगे और मार्केट से भी खरीद कर लाकर उसको डालने लगे। इस तरह से इन्होंने क्या चालू कर दिया, शोरूम भी चालू कर दिया। अब इनके एक साथ 3-3 डिपार्टमेंट हो गए। एक डिपार्टमेंट फर्स्ट शोरूम का, टेलरिंग का, क्लॉथ का। अब इन्हें प्रॉब्लम हुई कि यार जब मैं 1995 में इसको चलाता था तब भी 10 लाख का प्रॉफिट कमाता था साल का, 2010 में मैं 12 लाख का प्रॉफिट कमाता था और 2000 जब शोरूम मैंने डाल दिया, 2018 में मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है कितना, से 15 लाख। 10 से 12 हुआ, 12 से 15। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 30-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग मेरा सिर्फ 3 लाख ही बढ़ा। इससे डाउट हुआ कि इसका मतलब मेरे को कोई ना कोई डिपार्टमेंट मुझे लॉस दे रहा है। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो मुझे लॉस दे रहा है, अगर मैं उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दूं तो मेरा बाकी का क्या हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए। तो इस प्रॉफिट को पता करने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट में लॉस में जा रहा है और क्या कारण है, क्या रीजन है, क्योंकि सारे खर्चे तो कंबाइंड चल रहे हैं, मालिक तो एक जगह बैठता है, नौकर सबको संभाल रहे हैं और कुछ से बिक्री हो रही है, कुछ से नहीं हो रही है, तो उसका रीजन तो पता करें कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको लॉस दे रहा है, जिसकी वजह से आज आप 12 की जगह 15 नहीं, आप कितने होते, 20-22 पे होते, आप इतना कम क्यों बैठे हैं। तो एक डिपार्टमेंट आपको किस में ले जा रहा है, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे आप बढ़ने की जगह किधर खींच रहा है, वो पीछे खींच रहा है। तो वो पता करने के लिए आपको इसके लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग P&L। कौन सा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, या कंबाइंड P&L भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट, इसको पता करने के लिए तो देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट, तीन डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट आपने ओपन कर रखे हैं तो 2 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का तो मतलब एक ही है, हर जगह पे डिपार्टमेंट क्यों चालू करने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ डिपार्टमेंट इसलिए बनाता है ताकि मेरे यहाँ कस्टमर आए और वो कस्टमर मेरी दुकान से उतरकर नीचे ना जाए, हर चीज उसको यहाँ पर मिलने लग जाए। आज देख लो आप, मॉल हैं और बहुत सारे बाजार हैं, बिग बाजार वगैरह एटसेट्रा, इनके अंदर क्या है, सारी चीज आपको एक ही जगह मिल जाती है, बेस्ट प्राइड है, डिमार्ट है एटसेट्रा। ये जितने मार्ट आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर लेके आ रहे हैं। एक ही जगह पे आपको क्रॉकरी मिल रही है, एक ही जगह पर आपको ग्रोसरी मिल रही है, एक ही जगह पर आपको क्लॉथ मिल रहा है, आपको एक ही जगह पर आपके अदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी एक ही जगह पर पूरी हो रही है। अगर आप किसी शादी का फंक्शन करना चाहते हैं तो यूं मान लीजिए आप 60 से 80% वर्क आपका उस बिल्डिंग में घुसने के बाद वहीं हो जाता है, 20% के लिए आपको आप इधर उधर दौड़ना पड़ता है, बाकी सारा। तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि दिन में एक जगह मुझे जाने का मिला मौका और वहां से दौड़कर 10 जगह थोड़ी ना जाऊंगा, तो वो क्या करता है, एक ही जगह पर सारी चीज चाहता है। तो ऐसे में इनके लिए क्या बना दिया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, और उनको भी अपना प्रॉफिट पता करना रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मुझे प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। उसको चेक करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइंड हम बना रहे हैं। डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट हो गया, बी डिपार्टमेंट हो गया, सी डिपार्टमेंट हो गया, और भी ज्यादा हो सकते हैं और भी कम भी हो सकते हैं, 2 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ए बी एंड सी।
एंड ट्रेडिंग P&L सेम वैसे ही, टू ओपनिंग स्टॉक, जिस जिस डिपार्टमेंट का जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो, टू परचेज, आपके पास जो भी है, रिटर्न है तो रिटर्न को लेस करके दिखा सकते हैं, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जीपी रेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे कह सकता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, तो बाय ए ने बी को ट्रांसफर किया तो हो सकता है ए टू बी, दे देते हैं एक डिपार्टमेंट में, आज दूसरे डिपार्टमेंट में माल को ट्रांसफर करना पड़ा, तो ए डिपार्टमेंट ने किसको ट्रांसफर किया, बी ने उसको सेल किया, तो बी के लिए तो परचेज हुई और ए के लिए ट्रांसफर हो गया, तो उस कंडीशन में किस तरह से होगा। एंड यहां पे भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी, बी टू ए, बी से ए से बी में आया, यहां पे दिखा सकते हैं इस तरह से, और यहां से गया, सो इसने, इसकी सेल हो गई, इसकी परचेज हो गई। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी सेल कर देते हैं, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो जहां पर सेल्समैन है वही पसंद आ गया, तो उसने कहा कि भाई तू ही लाके दे, हमें तो तुझसे लेना है, वो डिपार्टमेंट में से इशू करवा के इधर ले आता है और दे देता है। तो इस तरह से इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी हो सकते हैं आपके, और वो प्रॉफिट पे भी हो सकते हैं, एट कॉस्ट पे भी हो सकते हैं, और इश्यू प्राइस पे भी हो सकते हैं। अगर इश्यू प्राइस पर है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा है, एक स्टॉक रिजर्व और बनाना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट बनाने के लिए हमें जीपी रेट निकालनी पड़ेंगी। जीपी रेट कैसे निकलेगी, तो जीपी रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये आपके पास जीपी रेट आ जाएगी। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस जीपी रेट पर इसने गुड्स को ट्रांसफर किया, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं उसके अकॉर्डिंग एलोकेट कर लूंगा। यही हमारे पास बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता है यहां पर कौन सा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, उन कंबाइंड एक्सपेंसेस को एलोकेट करना पड़ता है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशो, बेस चाहिए, किस बेस पर कौन सा एक्सपेंसेस एलोकेट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेंसेस के बेस बना रखे हैं, उन बेस पर उन खर्चों को आपको एलोकेट करना पड़ता है। जैसे हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन है, मशीन तीनों में ही लग रही है, उनका डेप्रिसिएशन किस तरह से बांटा जाए, कंबाइंड डेप्रिसिएशन दे रखा है, एसी लग रहा है, एसी तीनों में काम आ रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन को कैसे एलोकेट करना है। तो अब डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास बेस क्या होगा, फिक्स एसेट्स की वैल्यू के बेस पर, जिसकी जितनी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप उस पर एसेट्स को एलोकेट कर सकते हैं। सैलरी, सैलरी को आप किस पे बेस पे बांट सकते हैं, तो सैलरी के लिए दे रखा है हमारे पास एरिया बेस पे भी जा सकता है, अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कॉमन डिपार्टमेंट पे गार्ड बैठा है तो उसको उसके बेस पर बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास और भी सारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट, रेट्स एटसेट्रा, इस तरह से सभी को, ठीक है। अभी बेस लिखेंगे कौन कौन से किस किस बेस पर एलोकेट हो सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट किया जा सकता है, यहां पर हम उसको एलोकेट करके शो करेंगे। एंड एक बनेगा मेरे पास
कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको एलोकेट करना पॉसिबल नहीं, जिनको एलोकेट कर दिया वो तो यहाँ, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कहां ले जाते हैं, तो उसको ले जाते हैं कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में डिपार्टमेंट से जो प्रॉफिट आया ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, इनके प्रॉफिट को शो करेंगे। 2 अनरियलाइज्ड स्टॉक, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके स्टॉक में जो मटेरियल बचा रह जाता है उस मटेरियल के अंदर प्रॉफिट, तो क्लोजिंग स्टॉक का उसे कहेंगे हम स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक इनटू रेट अपॉन 100, जिससे भी आपकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जितने का है उनका निकालेंगे, ए बी सी जितना भी लिया। इसी तरह से यहां बाय स्टॉक रिजर्व, जो ओपनिंग है इसके अंदर जो एक दूसरे डिपार्टमेंट ने एक दूसरे को ट्रांसफर कर रखा है प्रॉफिट पर, तो उसका जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे, वही सेम ओपनिंग स्टॉक इनटू रेट अपॉन 100, ये इससे निकल के आ जाएगा। टोटल करेंगे, जो टोटल आएगा डिफरेंस टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है कि हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यहां पर और कौन कौन से आ सकते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको एलोकेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, कंपनी ने इन्वेस्ट किया, किससे किया, कौन से डिपार्टमेंट से पता नहीं है, तो ऐसे में जो इनकम आएगी कंबाइंड। इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको किस में डालेंगे, इसके अंदर। इंटरेस्ट पेड कह लीजिए आप, तो इंटरेस्ट पेड अगर आपने किया है, किसके लिए लिया ये पता नहीं चला, तो उस कंडीशन में यहां पर हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है इन खर्चों को जिनको बांट सकते हैं उनके क्या क्या बेस हैं, तो देखिए इसके अंदर दे रखा है सबसे पहले पावर। अगर आपके पावर वाले इक्विपमेंट लग रहे हैं तो उनके खर्चे को कैसे बांटना है, तो यहां पर बोला है किलोवाट आवर्स के बेस पर। किसके बेस पर एलोकेट कर सकते हैं, एलोकेबल एक्सपेंसेस को किलोवाट आवर्स के बेस पर, ठीक है। एलोकेबल एक्सपेंसेस जिसमें पावर है, पावर किसके बेस पर एलोकेट हो सकती है, किलोवाट आवर्स के बेस पर एलोकेट हो सकती है। नेक्स्ट, लाइटिंग, लाइटिंग जा सकती है लाइट पॉइंट के बेस पर। यहां जो हमारे खर्चे आएंगे ना उनको बांटने के लिए बोल रहे हैं। पावर आया तो पावर को इस बेस पर, लाइटिंग आई तो लाइट को लाइट पॉइंट दे रखा है। अगर लाइट पॉइंट नहीं दे रखी है तो फिर एरिया बेस पर, लाइट पॉइंट नहीं दे रखी है तो एरिया बेस पर। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की, बात करें तो डेप्रिसिएशन किनका, एसेट्स वैल्यू के बेस पर। जो एसेट्स रहेगी उसकी वैल्यू के बेस पर डेप्रिसिएशन को एलोकेट, जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने की एसेट्स लगी है वो टोटल डेप्रिसिएशन उस बेस पर एलोकेट हो जाएगा। वेजेज, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पर, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट से चला जाएगा। सेल्स, सेल्स बेस पर कौन कौन से एक्सपेंसेस जा सकते हैं, तो सेल्स बेस पर देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस जा सकते हैं सेल्स बेस के बेस पर। डिस्काउंट, अलाउड, सेकेंड बैड डेब्ट्स,
थर्ड कमीशन, सेल्स के बेस पर डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, कमीशन है एंड सेल्स कमीशन आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट परचेज के बेस पर, परचेज के बेस पे होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज कमीशन, और नेक्स्ट एरिया बेस पर, एरिया जिस डिपार्टमेंट ने जितना ले रखा है, जिस मशीन ने जितना एरिया ले रखा है उसके बेस पर एलोकेट करना। तो एरिया बेस पर कौन से जाएंगे, रेंट, रेट्स, टैक्स, स्वीपर, वॉचमैन, सैलरी एटसेट्रा। वॉचमैन गेट पर बैठा रहता है सभी के लिए, तो जितना एरिया जिसने कवर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उस पे डिपार्टमेंट का भी जा रहा है, जिसके जितने कस्टमर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका। स्वीपर का सफाई सभी जगह की करता है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस इसमें डाल सकते हैं एटसेट्रा। ये हमारे पास टोटल बेस बना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।